बेटा लास्ट क्लास की अगर मैं बात करता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारी इंडियन इको 1950 से लेकर 1990 तक कितने बेकार फेज में थी। और इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या था, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ये सारा डिस्कशन मैं आपको करा चुका हूँ। इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बता चुका हूँ, इकोनॉमिक प्लानिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स बता चुका हूँ। देन मैंने डिस्कस किया था हमारी कंट्री में जो लोगों का मेन इनकम सोर्स है दैट इज एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर का भी बहुत बुरा हालात है। मतलब हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर इतना ज्यादा डेवलप नहीं था 1950 टू 1990, राइट। बेटा एग्रीकल्चर के बहुत सारे फीचर्स एंड प्रॉब्लम मैंने शेयर करे थे, और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि एग्रीकल्चर के सॉल्यूशन क्या है। अगर ये एग्रीकल्चर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए क्या करा। ये मैंने डिस्कस भी किया था कि गवर्नमेंट ने हमारे कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरीके के रिफॉर्म्स पॉलिसी को अपनाया। हम लोगों ने सुना था कौन कौन सी दो पॉलिसी थी बेटा। एक सबसे पहले स्टेप जो था वो क्या था बेटा, लैंड रिफॉर्म, और दूसरा क्या था बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हम लोगों को इन्हीं के बारे में डिटेल में समझना है क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से निकलता है 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। लैंड रिफॉर्म क्या है, क्यों करा गया, इसका मेन पर्पस क्या था, और क्या तरीका गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करा लैंड रिफॉर्म को एग्जीक्यूट करने के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया, कहां आया, सब सुनना है। तो ऊपर पहले हम लोग समझते हैं लैंड रिफॉर्म के बारे में। नोटबुक निकालो, पॉइंट हेडिंग डालना बेटा, एक एक पॉइंट नोट करेंगे और उसके बारे में समझेंगे ताकि चीजें बहुत आसानी से क्लैरिटी से समझ आए। ऊपर हेडिंग डालकर लिखिएगा लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है बच्चों, लिखें। लैंड रिफॉर्म का मतलब है इट रेफर्स टू, लैंड रिफॉर्म का मीनिंग, इट रेफर्स टू change in the ownership of land holdings, change in the ownership of, change in the ownership of land holdings। जिनके पास जमीनें हैं उनको उनका राइट मिले, और जिनकी जमीन नहीं है उनको हटा दिया जाए। क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर में करोड़ों लोग इंटरमीडिएट थे, बहुत सारे लोगों का इंटरमीडिएट होने से गवर्नमेंट को यही नहीं पता लग पा रहा था कि असली ऑनर ऑफ द लैंड कौन है, किसको हमें सब्सिडी देनी, किसको नहीं देनी है, वो बड़ा कंफ्यूजन था। तो लैंड रिफॉर्म क्यों आया था, ताकि बेटा ऑनरशिप जिसकी है वो ट्रांसफर हो सके। आगे लिखिएगा, लिखना, देयर वाज अ ग्रेट नीड, देयर वाज अ ग्रेट नीड for land reform in a country, there was a great need for land reform in, for land reform in a country like India, in a country like India where majority of its population, where its majority of the population, where its majority of the population still dependent on agriculture, स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म को करने का देखो मतलब पहले समझा दिया, ऑनरशिप ट्रांसफर करना। और दूसरा पॉइंट मैंने बोला ये इसलिए भी करा गया क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग, मोर देन 70-80% लोग क्या काम करते थे बेटा, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की ऑनरशिप अगर ढंग से नहीं होगा तो इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगा, किसी के पास लैंड बहुत ज्यादा और किसी के पास लैंड बहुत कम। तो ये गलत बात थी, इसको सही करने के लिए लैंड रिफॉर्म आया। इसी के आगे लिखना नेक्स्ट लाइन, लैंड रिफॉर्म वाज नीड एग्रीकल्चर, स्टिल डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। लिखना बेटा, लैंड रिफॉर्म वर नीडेड, ये किस लिए करा गया था, लैंड रिफॉर्म वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, लैंड रिफॉर्म को करने का मेन एजेंडा था कि लोगों के पास जो लैंड अनइक्वल है वो सब क्या हो जाए बेटा, इक्वल। लिखना इसी के नीचे, इसके अंदर गवर्नमेंट ने करा क्या था, इसके अंदर करा था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। बेटा जितने भी बिचौलिए थे, मिडलमैन थे, वो हटा दिए थे। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, इसी के अंदर एक सब हेडिंग डालकर लिख लेना, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। जितने भी इंटरमीडिएट थे, मिडल मैन थे, गवर्नमेंट ने उसको इसके अंदर हटाया
क्योंकि जब तक वो नहीं हटेंगे तो डायरेक्ट बेनिफिट बेटा जो स्मॉल फार्मर्स था, जिसकी जमीन है, उस तक नहीं पहुंचता। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या करा वो लिखना, इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल लेना, ए पॉइंट डालकर या फर्स्ट लिखकर जो भी लिखना हो लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, इंडियन गवर्नमेंट टुक मेजर स्टेप्स, इंडियन गवर्नमेंट took major steps, Indian government took major steps to abolish intermediates, to abolish intermediates, to abolish intermediates and to make control of actual owner of the land, and to make control actual owner of the land. ठीक है, उसके बाद इसी में सेकंड पॉइंट डालना, इंटरमीडिएट्स को इसलिए हटाया गया था ताकि कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए। दूसरा सेकंड पॉइंट डालना और लिखिए, the idea behind this step, the idea behind this step, the idea behind this step was that ownership of the land, was that ownership of the land, ownership of the land would given, ownership of the land would given, या would give incentive to the actual farmers, would give incentives to the actual farmers, इंसेंटिव टू द एक्चुअल फार्मर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा किसी के नाम की जमीन है, कार कोई और रहा है, तो गवर्नमेंट अगर उन्हें कोई बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है तो जिसको मिलना चाहिए उसको ना मिलकर किसी और बंदे को मिलता था। इसलिए ही गवर्नमेंट ने बेटा यहां से इंटरमीडिएट्स को हटाने का काम करा। और लैंड रिफॉर्म को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था बेटा, जो आप जानते हैं, जिसका क्या नाम है बेटा, लैंड सीलिंग। गवर्नमेंट ने बेटा लैंड सीलिंग का एक अच्छा प्रोविजन करा था। गवर्नमेंट ने ये कहा कि यार ये इनइक्वालिटी बहुत समस्या है, किसी बंदे के पास 100 एकड़ जमीन है और किसी के पास 1 एकड़ जमीन भी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, लैंड सीलिंग रख दिया कि भाई साहब हर एक बंदा एक फिक्स अमाउंट का लैंड अपने नाम की रजिस्ट्री करा सकता है, उससे ज्यादा लैंड वो अपने नाम का रजिस्टर्ड नहीं करेगा। उससे क्या होता है बेटा, हमारे जो रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो फिक्स हो गया, तो जो एक्सेस लैंड बचेगा वो सारा गवर्नमेंट ने किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्मॉल एंड मीडियम फार्मर को, जिसके पास जमीनें नहीं थी, जो लैंडलेस फार्मर था। इसकी वजह से भी हमारे देश में एग्रीकल्चर में काफी सुधार हुआ, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स हुआ। बेटा लिखना लैंड सीलिंग क्या है, लैंड सीलिंग बच्चों, हाँ ये इसके अंदर दो बातें लिख ली, अब तीसरा पॉइंट इसी के अंदर चल रहा है, लैंड रिफॉर्म का ही अंदर है सर। हाँ लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग क्या होता है लिखें बेटा, लैंड सीलिंग रेफर्स टू, लैंड सीलिंग रेफर्स टू fixing the specified limit, land ceiling refers to fixing the specified limit, land ceiling refers to fixing the specified limit of land, fixing the specified limit of land which could be owned by an individual, which could be owned by an individual, which could be owned by an individual, which could be owned by an individual behind the specified limit, which could be owned by an individual behind the specified limit, behind the specified limit, all lands behind the specified limit, all land behind the specified, all land belonging to a particular person, belonging to a particular person, belonging to a particular person would be taken over, belonging to the particular person would be taken over by the government, would be taken over by the government, would be taken over by the government and taken over by the government and will be allotted to landless farmers, and
will be allotted to the landless farmers or small farmers. लैंडलेस फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स। देखो बेटा, लैंड सीलिंग का मतलब समझने की कोशिश करना। हमारे देश की गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग का स्टेप बहुत अच्छा करा था, क्योंकि बेटा लैंड सीलिंग में क्या था, कुछ लोगों के पास ही सबसे ज्यादा लैंड था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक स्पेसिफाइड लिमिट डिसाइड कर दी कि भाई एक बंदा इस लिमिट से ज्यादा लैंड नहीं रखेगा। गवर्नमेंट के पास जो एक्सेस लैंड आ गया, वो एक्सेस लैंड बेटा बांट दिया गया। किसको बांट दिया गया? स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स को। इसका मेन पर्पस क्या था? ताकि बेटा एग्रीकल्चर लैंड की मार्केट में या लोगों के पास क्या हो सके बेटा? इक्विटी। लिखना, लास्ट लाइन लिखना, द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग, द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग, the purpose of land ceiling was to reduce the concentration of the land ownership, in few hands, was to reduce the concentration of land ownership in few hand, मतलब कुछ लोगों के हाथ में जो जमीन का पूरा कंट्रोल था वो धीरे धीरे क्या हो जाए? कम हो जाए, और सभी लोगों तक लैंड का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। लिखना, एंड टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या बेटा? सेक्टर। वो लार्ज फार्मर होते थे बेटा, उनके पास कैपिटल होता था, इसलिए वो ये एक्टिविटी कर पा रहे थे। छोटा फार्मर तो बेचारा कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है, लिखें बेटा, एक लास्ट लाइन लिख लेना, ये लैंड सीलिंग कंप्लीट समझ आ चुका है। एक लाइन लिखना बेटा, लैंड रिफॉर्म। अब एक बात मुझे बताओ, क्या ये लैंड रिफॉर्म पूरे हिंदुस्तान में लागू हो पाया था? क्या पूरी कंट्री में लैंड रिफॉर्म आ पाया? अगर आ जाता तो क्या आज हमारे देश के फार्मर की कंडीशन ये होती? नहीं बेटा, हमारे देश की गवर्नमेंट ने कोशिश तो करी, बट केवल बेटा सक्सेसफुल कुछ एरिया में रह पाया। मतलब मैं कुछ एरिया का नाम बताऊं, केरला और वेस्ट बंगाल में तो सक्सेसफुल हुआ, बट रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर इतना ज्यादा सक्सेस रेट इसका नहीं मिला। इसकी वजह से ही आज की डेट में भी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। लिखें एक छोटी लाइन, वहां पर नहीं हुआ बेटा इतना। सबसे ज्यादा सक्सेस केवल 2 स्टेट में हुआ था। लिखवा रहा हूं, लैंड रिफॉर्म वाज सक्सेसफुल, लैंड रिफॉर्म वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। Land reform were successful in Kerala. Land reform were successful in Kerala and West Bengal because government of these state were committed. Because government of these state were committed to the policy of land reform. बेटा जिस राज्य की सरकार ने इस पॉलिसी को नहीं माना, उस राज्य में बेटा ये लैंड रिफॉर्म नहीं आ पाया। कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक बार सभी बच्चे स्टार्टिंग से सारी कहानी को सुने, जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं वहां से आपको सब कुछ समझ आएगा। एक बार अपनी नोट में देखते जाना, यही सारी चीजें आपने मेंशन करी होंगी। बेटा सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि भाई साहब लैंड रिफॉर्म का मीनिंग क्या है। सबसे ए पॉइंट बताया, लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है ऑनरशिप बेटा, जिसको ट्रांसफर करना। दूसरा मैंने बताया कि लैंड रिफॉर्म का मेन पर्पस क्या था बेटा, देखो आपकी नोटबुक में लिखा होगा, लैंड रिफॉर्म का मेन पर्पस क्या था बेटा? इक्विटी क्रिएट करना एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, राइट। फिर लैंड रिफॉर्म को करने के लिए मैंने आपको यह बता दिया कि लैंड सीलिंग का प्रोविजन आया। लैंड सीलिंग भी कैसे हमारे देश में की गई कि भाई स्पेसिफाइड लैंड डिवाइड कर दिया गया। इसका भी मेन पर्पस एक ही था, ताकि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर इनइक्वालिटी हो रही है उसको रिड्यूस कर सके। फिर गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप लगा, क्योंकि बेटा जब हमारे देश में लोगों के पास लैंड सबके पास बढ़ गई, तो गवर्नमेंट ने फिर टेक्निकली चेंज करा, और ये गवर्नमेंट ने एक नया रिफॉर्म अपना लिया। कौन सा बेटा? ग्रीन रिवोल्यूशन। देश की सरकार ने यह सोचा कि पहले जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को दूर करो, जब जमीन से जुड़े हुए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा देन वी गो फॉर द टेक्निकल इश्यूज। फिर सरकार ने बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन की तरफ ट्रांसफर हुआ। अब ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब वैसे तो आप सभी बच्चे जानते हो
बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है गवर्नमेंट ने क्या करा, HYV सीड्स को फोकस करा और रबी और खरीफ की जो फसलें होती हैं उसमें स्पेशली रवि की फसल के ऊपर बोला HYV सीड्स का इस्तेमाल करके तुम प्रोडक्टिविटी लाओ। और बेटा ये काफी अच्छे यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, बहुत अच्छे प्रोडक्टिविटी हुई, बट इसकी भी बेटा कुछ लिमिटेशन था, ये हर जगह लागू नहीं हो पाया। और बेटा इसका रीजन भी बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा था, दूसरी बात हर एक बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, इसमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट थी जो कि हमारे देश में सिस्टम कोई अच्छा नहीं था। इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट इसके कारण हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो ऊपर हेडिंग डालना दूसरा रिफॉर्म गवर्नमेंट ने जो करा। पहला रिफॉर्म हो चुका है, कौन सा रिफॉर्म हुआ है भाई, लैंड रिफॉर्म। आइए दूसरा लिखें ग्रीन रिवॉल्यूशन। हाँ यही मेन हेड में पूछना है, लिखना ग्रीन रिवॉल्यूशन। लैंड सेटलमेंट चलता था तो क्या, तो पहले लैंड से रिलेटेड जो ऑनरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम थी लैंड रिफॉर्म में वो सब हटा दिया, देन फिर वो ग्रीन रिवॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी की बात आई ना। लिखें ग्रीन रिवॉल्यूशन। इट रेफर्स टू, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या बेटा, इट रेफर्स टू लार्ज, it refers to large increase in production of food grain. It refers to large increase in production of food grain, increase in production of क्या बेटा, food grain due to use of HYV seeds, due to use of HYV seeds, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो थी उनका इस्तेमाल। बेटा लिखना ग्रीन रिवॉल्यूशन का ओरिजिन कहां से हुआ, बेटा इसी के नीचे लिख लेना ग्रीन रिवॉल्यूशन का ओरिजिन। ओरिजिन कहां से आया, ओरिजिन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन लिखें इन द खरीफ सीजन, इन द खरीफ सीजन इन 1966। मैंने पहले भी कहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन दो फेज में आया था बेटा, फेज 1 फेज 2, 60, 70 और 70, 80 के मिड में। लिखना बेटा इन खरीफ सीजन 1966 इंडिया अडॉप्टेड HYV प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम, HYV प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार 1966 में खरीफ फसलों के टाइम में इसका इस्तेमाल आया गया था। और ये सक्सेस क्यों है वो भी लिख लो बेटा, एक लाइन डालना, लिखना द प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल ड्यू टू, किस वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन कंट्री में बहुत अच्छा हुआ। द प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल ड्यू टू, द प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल ड्यू टू, किस वजह से, पहला पॉइंट लिखना ड्यू टू, फर्स्ट पॉइंट पहला तो ऑब्वियसली वही है बेटा, यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ HYV सीड्स। सेकंड, हाँ लिखना एडुकेट इरिगेशन फैसिलिटी। एडुकेट मतलब पर्याप्त, मतलब जितना चाहिए था उतना पानी व्यवस्था था हमारे देश में। एडुकेट इरिगेशन फैसिलिटी, हाँ बेटा, हाँ जो नहर योजना चलती है वो इसी के टाइम की थी वो। लिखना एडुकेट इरिगेशन फैसिलिटी। थर्ड, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड। इरिगेशन, बेटा ये क्यों सक्सेस हुआ उसके 3 रीजन बता दिए कि हमारे फार्मर ने बेटा कौन सी सीड इस्तेमाल करी थी, HYV, बेटा हाँ पेस्टिसाइड्स और क्या बोला था मैंने, राइट। बेटा देखो गवर्नमेंट ने इनको लोगों तक पहुंचाया बहुत लो रेट के ऊपर बेटा, HYV सीड्स हुआ, इरिगेशन फैसिलिटी हुआ, फर्टिलाइजर्स हुए, सब देने की गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती रही है ताकि बेटा एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स को कॉस्ट की वजह से वो प्रोडक्शन कभी कम ना कर दे। तो हमारे देश की गवर्नमेंट ने ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा ताकि कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुली काम कर सके। ऊपर हेडिंग डालकर लिखना, एक हेडिंग डाले और लिखें, हाँ इसी के नीचे लिखना फेज 1, क्योंकि 2 तरीके के टाइम में आया था। फेज 1 की बात कर लेता हूं पहले, फेज 1 कहां हुआ था, फेज 2 कहां आया था, फिर मैं इंपोर्टेंस पे आता हूं। फेज 1 लिखना बेटा, लिखना मिड 60 टू मिड 70, मतलब वही 1960 टू 1970 लिख सकते हो, 1960 टू 1970।
फेज 1 था ये, लिखना द यूज ऑफ HYV सीड्स, इसी के अंदर द यूज ऑफ HYV सीड्स was restricted to some states, was restricted to some state only, like पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बेटा शुरुआती दौर में तो केवल ये 3-4 स्टेट में सक्सेसफुल हो पाया था, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। And the use of HYV seeds, and the use of HYV seeds, and the use of HYV seeds basically for the wheat growing production, basically for wheat crop production, basically for wheat crop क्या बेटा production, use for basically use for wheat crop production। और ज्यादातर ये गेहूं को उगाने के लिए इस्तेमाल में लाई गई थी बेटा, कुछ लिमिटेड एरिया में लगाया था 1960 से 70 में। फेज 2 में इसका थोड़ा एक्सटेंड आ गया, काफी स्टेट ने इसको फॉलो कर लिया। लिखना बेटा फेज सेकंड के साथ साथ स्टेट्स भी बढ़े और प्लस इसके प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। 70s to 80, 1970 to 1980, हाँ वो 60 से 70 था, 70 से 80 था। हाँ 1980 के मिड तक। लिखना द HYV टेक्नोलॉजी spread to a large number of states, the HYV technology spread to a large number of states and benefited more variety of crops, large number of states and बेनिफिटेड मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। बेटा फेज 1 में तो केवल बेटा 3 स्टेट बताए और एक ही क्रॉप बताई। कौन सी क्रॉप बताई थी मैंने? व्हीट की। बट बेटा सेकंड फेज में बहुत सारे स्टेट्स तक चली गई और क्रॉप एक नहीं था, बहुत सारी क्रॉप 3-4 क्रॉप के ऊपर आ गया था। तो इसका मतलब हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन धीरे धीरे बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। रिपीट कर रहा हूं बेटा, फेज सेकंड लिखना HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स एंड benefited more variety of crops and benefited more variety of क्या बेटा क्रॉप। आइए सर हम फटाफट से पढ़ लेते हैं कि इसके आने का हमारी इकोनॉमी को फायदा क्या हुआ। यार ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्टेप था और हमारी कंट्री आज की डेट में भी उसका बेनिफिट लेती है। तो इसका कोई बच्चा मुझे बताए क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था भाई? ठीक है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। कुछ और? चलो इसी में लिख लेता हूं, प्रोडक्शन भी बढ़ा। प्रोडक्शन है प्रोडक्टिविटी मान लिया, ये बढ़ेगा तो सेल्फ सफिशिएंट भी होगा। हाँ ये अच्छा, पीछे से एक पॉइंट बोलिए कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मार्केटेबल क्या बन गया बेटा। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में पहले खाने पीने की सामान की भी कमी थी। याद करो मेरा चैप्टर नंबर 1 एग्रीकल्चर की एक फीचर बताया था कि हमारे फार्मर ज्यादातर कैसी खेती करते थे? सब्सटेंसिंग फार्मिंग, मतलब बेचारे वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट फूड के लिए काम करते थे। बट जैसे हमारे देश में किसानों के बाद ये टेक्नोलॉजी चेंज हुई, HYV सीड्स आए, तो हमारे देश में प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। तो फार्मर ने वो मार्केट में बेच कर, गवर्नमेंट उन्हें स्टोर कर करके हमारी इकोनॉमी को कहां लेकर चला गई? मार्केटेबल सरप्लस। सामान को स्टोर करके रख लिया जो कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इकोनॉमी के लिए यूज आता है। पहला पॉजिटिव यही था कि गवर्नमेंट के पास मार्केटेबल सरप्लस आ गया, एक्सेस प्रोडक्शन हुआ। हाँ टेक्निक भी हमने न्यू अडॉप्ट कर ली जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट कम आने लगा, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। कमर्शियलाइजेशन भी इसी के अंदर डाल दूंगा। एक अच्छा पॉइंट बता देता हूं, गवर्नमेंट बेटा क्या मेंटेन करने लगी थी? बफर स्टॉक। बेटा ये बफर स्टॉक किसी भी इकोनॉमी के लिए थीम लाइन होती है, क्योंकि जब किसी कंट्री के पास खाने पीने का सामान नहीं होता, क्योंकि वो स्टोर नहीं कर पाते, तो हमारे देश में शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन होता है। बट जब एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा तो गवर्नमेंट ने उसे बफर स्टॉक मेंटेन कर लिया और ये बफर स्टॉक यूटिलाइजेशन के लिए आता है, जिसकी वजह से कीमत लगातार क्या हो जाती है बेटा गुड्स की? कम। आपने देखा होगा, अगर न्यूज थोड़ा सुनते हो, हमारी गवर्नमेंट ने अभी एक लेटेस्ट न्यूज निकाली है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। हमारी कंट्री का वीट जितना भी फॉरेन कंट्री में क्या होता था एक्सपोर्ट, उसके ऊपर क्या कर दिया है? बैन करा है। बैन करा है। क्यों बैन करा है? अभी करा है, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले। अब नहीं भेज सकते हो, अभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। रीजन है उसका कि बेटा क्योंकि हमारे देश में इसके प्राइस लगातार क्या हो रहे हैं?
क्योंकि हमारे देश के बंदे अपने पैसे कमाने के चक्कर में विदेशों में सामान बेच रहे थे, तो सरकार ने उसके ऊपर कुछ समय के लिए रोक दिया, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि बेटा ये डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पे हैम्पर करता है। खाने पीने का सामान महंगा होगा, क्या तुम्हारी ज्यादा स्पेंडिंग इन पर खर्च हो जाएगी, तो सेविंग या इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में ज्यादा होगा, नहीं होगा। तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि लोगों को खाने पीने के सामान की चीजों के ऊपर ज्यादा स्पेंडिंग ना करना पड़े, और स्पेंडिंग कम केवल जब होगा जब प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा। और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसान को देखो गवर्नमेंट डबल रोल प्ले करती है, किसानों को बेचारों को सब्सिडी देती है, पैसा देती है, और आम जनता के लिए गुड्स का प्राइस भी क्या रखती है, कम। अगर बीच में गवर्नमेंट इंटरमीडिएट ना करे ना, तो हमारे खाने पीने का सामान बहुत ज्यादा क्या चला जाएगा, ऊपर। बेटा हमारी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा सपोर्ट देती है, अदरवाइज इकोनॉमी बहुत जल्दी लैप्स कर जाती है। इस वजह से ही गवर्नमेंट ने अभी बेटा एक्सपोर्ट के ऊपर क्या लगा दी है, रोक, ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जो डिमांड है उसको पूरा कर लें और इस गुड्स का प्राइस मार्केट में ज्यादा इंक्रीज ना हो, राइट। तो कुछ हम पॉजिटिव बात करते हैं, ऊपर हेडिंग डालें, लिखें, ऊपर हेडिंग डालना बच्चों, लिखिएगा इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अच्छा, इसका एक और फायदा हुआ, एक पॉइंट बताना भूल गया बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक फायदा और हुआ था कि लोअर इनकम ग्रुप को इसका बहुत बेनिफिट हुआ। कोई बच्चा मुझे बताएगा कैसे? जो छोटा किसान था ना, उसको बड़ा फायदा हुआ इस चीज का। हाँ, प्राइस कम नहीं बेटा, क्योंकि एक बात मुझे बताओ, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, क्या कोई स्मॉल फार्मर इसे खरीद सकता था? नहीं। तो भाई साहब इनको फायदा इसलिए हुआ क्योंकि लार्ज फार्मर खरीद रहा था खेती करने के लिए, तो किसकी डिमांड करेगा, स्मॉल फार्मर को। उनको अपने खेतों में फील्ड में वेजेस देने के लिए बुला रहा था, जिसकी वजह से उनके पास भी रेगुलर क्या आने लगी बेटा, इनकम। देखो बड़ी इंडस्ट्री अगर चल जाए तो छोटी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो जाती है, ये बात तो आप जानते हो ना। एक बात बताओ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर तेजस्वी क्लासेस बहुत अच्छा चलेगा तो इससे जुड़े हुए 15-20 जो लोग हैं उनकी भी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर वो किसी और लोग से जुड़े हैं तो उनकी भी इनकम क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। एक बड़ी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री की ग्रोथ कराती है। इस पार्टनरशिप नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। एक बात मुझे बताओ, अगर बेटा ये सब इंडस्ट्री एक दूसरे से जुड़ी है, हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में एडवर्टीजमेंट करेंगे तो प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, प्रिंटिंग वाले को लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो इनडायरेक्टली फंड्स कहां तक जा रहा है, हमारा नीचे लेवल तक जा रहा है ना। तो ऐसे ही बेटा एग्रीकल्चर में भी होता है, जब बड़े फार्मर बहुत ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी करेंगे, HYV सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, तो खेती करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होगी बेटा, स्मॉल फार्मर। तो लोअर इनकम तो कर नहीं सकता था, क्योंकि हायर ने करा तो इनको काम मिल गया, जब काम मिलेगा तो बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो छोटे लेवल तक भी डेवलपमेंट जाना स्टार्ट हुआ। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आता, क्या छोटे किसानों को पैसा मिलता, नहीं मिलता। ये एक पॉजिटिव चेंज था बेटा। लिखें इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहला, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, पहला प्लस पॉइंट बेटा, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अगर कोई विचार कभी दिल में आए तो पूछ जरूर लेना बेटा। अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस लिखना। ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्ट, इसमें छोटे छोटे पॉइंट करके लिखना बेटा। अटेन मार्केटेबल सरप्लस, फर्स्ट पॉइंट डाल लेना इसी के अंदर, सब हेडिंग फर्स्ट पॉइंट लिखना, बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखो, फालतू में एक्सटेंड मत करना। ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन मार्केटेबल सरप्लस, रिजल्टेड इन मार्केटेबल सरप्लस। बी पॉइंट या सेकंड डाल लेना, अभी लिखवा रहा हूं। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, बी पॉइंट में डालना, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, it refers to that part of agriculture produce, it refers to that part of agriculture produce which is sold in the market by the farmers, which is sold in the market by the farmers, which is sold in the market by the farmers after meeting their own consumption requirement, after meeting their own consumption requirement। लाइन समझ आ रही है क्या लिखवाया मैंने? आफ्टर मीटिंग क्या बेटा, their own consumption requirement। सबसे पहले तो किसान अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, अगर उसका माल कुछ बच जाएगा तो बाजार में क्या करेगा, बेच देगा। जो एक्स्ट्रा सामान बेच रहा है ना, वो एक्स्ट्रा सामान ही क्या कहलाता है बेटा, मार्केटेबल सरप्लस लिखना। थर्ड पॉइंट सी पॉइंट डाल लेना। हाँ, ये मार्केटेबल सरप्लस के ही है बेटा।
मैं बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूं। देखो इंडियन इको की प्रॉब्लम क्या है ना, हम पॉइंट वाइज कंटेंट नहीं देते, हम हिस्ट्री सा लिख देते हैं, उसमें नंबर नहीं देगा टीचर। बिल्कुल टू द पॉइंट छोटे छोटे हेडलाइंस आप कवर करो, मार्क्स आपको मिलेंगे। लिखें बेटा, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, सब पॉइंट है बेटा। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट makes a difference to the economy. Growth in agriculture output makes a difference to the economy, makes a difference to the economy only when large proportion of this increase, only when large proportion of this increase, large proportion of this increase is sold in the market, only when large proportion of this increase is sold in the market। भाई साहब ये फर्क जब ही पड़ेगा, छोटा छोटा नहीं, जब ज्यादा सामान हम बेचेंगे और कम सामान अपने पास रखेंगे तो ही एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आएगा। सेकंड बेनिफिट लिखना भाई। फर्स्ट हेडिंग खत्म हो चुकी है, मार्केटेबल सरप्लस 3 पॉइंट बताए। सेकंड पॉइंट डालना बच्चों, फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया मैंने, मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस में मैंने 3 सब हेडिंग बताई हैं। सेकंड पॉइंट लिखना, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन आइटम्स। सेकंड पॉइंट क्या हो गया अरोड़ा जी? बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। बेटे खाने पीने के सामान का हमारे देश में कभी कमी नहीं होती है, आज भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इन स्टॉक को, इन माल को, एक्स्ट्रा माल को हमेशा बचा लेती है और बफर स्टॉक मेंटेन कर लेती है। लेकिन बफर स्टॉक क्या है? अगर HYV सीड्स ही ना होता, इरिगेशन ही नहीं होता, क्या बफर स्टॉक आता बेटा? नहीं ना, ये तो सरप्लस आया जब भी बेनिफिट मिला। लिखना बेटा, ग्रीन रिवोल्यूशन, द ग्रीन रिवोल्यूशन helps to maintain, green revolution helps to maintain buffer stock of food grain items, green revolution helps to maintain buffer stock of food grain items, buffer stock of क्या बेटा? food grain items, especially in wheat and rice, especially in wheat and rice, so that there is no shortage of food grain, so that there is no shortage of food grain at the time of emergency, so that there is no shortage of food grain at the time of emergency। बेटा अगर गवर्नमेंट के पास ये एक्सेस स्टॉक नहीं होता ना, कोविड के दौरान तुमने देखा होगा हमारी इकोनॉमी ट्रैप हो गई थी और हमारे देश में लोगों की इनकम का सोर्स अचानक से क्या हो गया था? गिर गया था। लोगों के पास काम नहीं था, गवर्नमेंट ने घर घर जाकर फूड डिस्ट्रीब्यूट करें, जो गांव गांव तक लोग रहते उनको हर महीने राशन मिलता था। गवर्नमेंट वो राशन कहां से बांट रही थी बेटा? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या मेंटेन करा था? अगर बेटा गवर्नमेंट बफर स्टॉक मेंटेन ना करे, इमरजेंसी के टाइम में डिलीवरी नहीं होगी, तो हमारे देश में भुखमरी बहुत तेजी से आएगी, लोगों के पास फूड का क्राइसिस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इसलिए सरप्लस होने की वजह से ही गवर्नमेंट ने काम कर पाया, ये एक पॉजिटिव था, अदरवाइज इकोनॉमिक क्राइसिस में फिर से आ जाती। लेकिन थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, बेनिफिटेड टू या बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, बेनिफिट टू क्या बेटा? लो इनकम ग्रुप, जो छोटा थर्ड पॉइंट है बेटा, बेनिफिट टू किसके लिए बेटा? लो इनकम ग्रुप। इसमें 2 छोटे से पॉइंट बताऊंगा। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप को बहुत फायदा हुआ इनका, जो छोटे तबके के लोग थे या छोटे किसान थे या लैंडलेस फार्मर्स थे, क्या क्या फायदा हुआ लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिएगा, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन, a large proportion of food grain was sold by the farmers, a large proportion of food grain, a large proportion of food grain was sold by the farmers, was sold by the farmer in the market, was sold by the farmers in the market. As a result, price of these
price of these product decline. As a result, price of these product decline, and green revolution also create new income, and green revolution also create new income source for small and medium farmers. न्यू इनकम सोर्स या अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स। भाई देखो, दो फायदा हुआ, क्योंकि देश में ज्यादा सामान बनेगा तो सामान ज्यादा होगा तो गुड्स का उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम। तो छोटा बंदा जो नहीं खरीद पा रहा है, जिसकी पॉकेट में पैसा नहीं है, वो भी आसानी से बाय कर पाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, बड़े लोग काम करेंगे तो छोटे लोग को भी क्या मिलेगा, काम मिलेगा। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डायरेक्ट बेनिफिट किसके पास चला गया बेटा, लो इनकम ग्रुप के पास फायदा गया। तो देखो बेटा, मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के आपको 2-3 बेनिफिट बता दिए बच्चों। ग्रीन रिवॉल्यूशन के 3 पॉइंट हैं। पहला बोला मार्केटेबल सरप्लस, दूसरा बोला बफर स्टॉक, और तीसरा बोला बेनिफिट टू किसके लिए बेटा, लो इनकम ग्रुप। अब बात करता हूं कुछ मैं इसकी नेगेटिव की। भाई कौन सा दूसरा पॉइंट, उसमें लिखवा दिया मैंने, हो गया वो। लिखें बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालना नेगेटिव। ग्रीन रिवॉल्यूशन का कुछ मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं। कोई बच्चा मुझे बताएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेगेटिव क्या था। कहाँ कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ फर्टाइल लैंड जो था वो पॉल्यूटेड हो गया, ठीक है। कुछ और, हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसमें एक्सपेंसिव क्या था बेटा, ज्यादा था, कॉस्टली प्रोसेस था, क्योंकि भाई साहब HYV सीड सस्ते नहीं थे, बहुत ज्यादा महंगे थे, ठीक है। इसमें कैपिटल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड था, इतना फार्मर्स के पास, स्मॉल फार्मर के पास नहीं था, पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है, ये जो HYV सीड्स था उसका इंपैक्ट जो था वो केवल लिमिटेड क्रॉप के ऊपर था। किसके ऊपर था बेटा, लिमिटेड क्रॉप्स एंड लिमिटेड एरिया। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये फेमस पूरे हिंदुस्तान में हो गया हो, क्योंकि बेटा आपको मैंने बताया फेज 1 में केवल 2 से 3 स्टेज में ही आया, और फेज 2 में भी कुछ सर्टेन स्टेट तक ही आया। मतलब ये इतना अच्छा होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में लागू नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे देश में इरिगेशन की फैसिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब इसका इंपैक्ट जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा नहीं हुआ, ड्यू टू एप्लीकेशन इन लिमिटेड क्रॉप्स एंड लिमिटेड क्या बेटा, एरिया। तीसरा नेगेटिव पॉइंट, बिल्कुल सही आपने कहा कि HYV सीड्स को इस्तेमाल करने से बेटा हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ था। हमारा एनवायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा था, क्योंकि फर्टिलिटी ऑफ लैंड क्या हो गया था बेटा, खत्म। 3 छोटे से पॉइंट लिख लो, हेडिंग एक्सप्लेन नहीं करा रहा, ऊपर हेडिंग डालना नेगेटिव पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखना एक्सपेंसिव टेक्निक या कॉस्टली मेथड। छोटा फार्मर बेचारा गरीब किसान जिसके लिए देश परेशान था, चाहती थी गवर्नमेंट कुछ करे, खरीद ही नहीं सकते था। एक्सपेंसिव टेक्निक स्लैश डाल के लिख लेना, कॉस्टली मेथड कुछ भी लिख लो, कोई एक ही बात है। सेकंड, एप्लीकेबल इन लिमिटेड क्रॉप एंड लिमिटेड एरिया। एप्लीकेबल इन लिमिटेड क्रॉप एंड लिमिटेड क्या बेटा, एरिया। एप्लीकेबल इन लिमिटेड क्रॉप एंड लिमिटेड एरिया, ठीक है। एप्लीकेबल इन लिमिटेड क्रॉप एंड लिमिटेड एरिया। थर्ड, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। रिस्क ऑफ क्या बेटा, पेस्ट अटैक। भाई केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई साहब वो प्रोडक्शन तो देगा, मगर वो लैंड को भी खराब करेगा, और जो प्रोडक्ट देगा वो इतना ज्यादा हेल्दी भी नहीं होगा। आप देखो एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की कीमत क्या होती है आज की डेट में, बहुत ज्यादा, और जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट में डिमांड तो है। देखो लोगों की डिमांड होने की वजह से वो फार्मर यूज कर रहे हैं, बट उसकी क्वालिटी क्या है बेटा, लो है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में पेस्ट अटैक भी आया। इसको देखने के बाद किसानों ने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने लगे। आज की डेट में बेटा बिना फर्टिलाइजर के कोई खेती नहीं हो पाती है, जिसके कारण लैंड की जो डिग्रेडिटी है, लैंड की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, राइट। तो आज की क्लास में देखो बच्चों, हम लोगों ने एग्रीकल्चर के रिफॉर्म करने के पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। हाँ बेटा बोलो। गवर्नमेंट क्यों करेगी, गवर्नमेंट क्या करती है, आपको उस पर सब्सिडी दे देती है, बट गवर्नमेंट कभी कंप्लीट बर्डन कितना लेगी बेटा। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, लोगों को एजुकेशन भी देनी है, लोगों के लिए इनकम सोर्स भी लाना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी चलाने हैं, फार्मर के लिए भी सब्सिडी देती है, और फार्मर को सीड्स देने लगे तो बेचारी सरकार तो वैसे ही बर्बाद है, घाटे में तो रहती है, और घाटा बढ़ेगा, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर का जो नंबर है वो छोटा नहीं है, एग्रीकल्चर का नंबर ही सबसे
बड़ा है, तो इन सारे लोगों को सीट डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेटा, इसलिए गवर्नमेंट ये हेडल नहीं लेती, प्राइवेट एजेंसीज को अपने रूल्स को डिवाइड कर देती है। हाँ भाई, कोई और डाउट, कोई समस्या बोलो। हाँ, इंटरमीडिएट, मैं बताता हूं, देखो इस बच्ची ने एक अच्छा पॉइंट पूछा कि सर लैंड रिफॉर्म के अंदर आपने अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट बोला था। एक बात मुझे बताओ, मान लो अश्मी, मेरी जमीन थी, मेरा लैंड था, मगर मैं छोटा किसान था, और अश्मीत आया बड़ा किसान, इसने बोला ऐसा ऐसा, आप भाग जाओ, आप मेरे खेत में खेती करो और आपकी जमीन को मैं कंट्रोल करूंगा। अब एक बात बताना, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में तो सारी जमीन जो है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसकी शो हो रही होगी? अश्मीत की, बट वो एक्चुअल लैंड है किसका बेटा? मेरा है। बट जब तक ऐसे ये कौन है? बिचौलिया ही तो है ये कौन है बेटा? मिडल मैन है। इसके आने से गवर्नमेंट जो भी ट्रांसफर करेगी सब्सिडी या बेनिफिट, वो सब इसको मिलता था, क्या वो मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इन सबको भगा दिया, इन सबको कहा तुम भाग जाओ, जो असली ओनर है हम उसी को जमीन के नाम देंगे, इससे ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, अब डायरेक्ट बेनिफिट मुझे मिलेगा। तो इंटरमीडिएट के हटने से ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया किसानों को, तो ये एक अच्छा पॉइंट था, नहीं तो ये मजे ले लेता बेटा, इसके मजे को रोकना था। हाँ भाई, किसी और को कोई डाउट जो ऑनलाइन है? बच्चे आज 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ढंग से देखो फटाफट, कोई डाउट है तो पूछे।